हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के संग शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोगों ने 19 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इस वक्त हमारा चल रहा है कुमाऊं में चंद्र राजवंश। अभी जो लास्ट वीडियो मेरी आई थी उसमें हम लोगों ने कुमाऊं का चंद्र राजवंश स्टार्ट किया था। तो आज हमारा होने वाला है सोमचंद की तिथि। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल वाली वीडियो में जाना था कि चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद है या थोरचंद है। तो कुछ प्रमाण यहाँ पर को दिए गए थे, उन प्रमाणों को हम लोगों ने पढ़ा और कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि सोमचंद ही चंद्र राजवंश का संस्थापक होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि सोमचंद की तिथि क्या थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि इस आज की जो वीडियो है उसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोमचंद की तिथि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हम लोगों ने इसके प्रमाण के बारे में पढ़ा कि सोमचंद किस प्रकार चंद्रवंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप लोग उसमें जाकर कल की वीडियो में जाकर वहाँ पर से देख सकते हैं। सोमचंद की तिथि, इलियट का कथन है कि इलियट कौन है, एक इतिहासकार हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुमाऊं के जो राजा हैं वो स्वयं को कन्नौज के शासक चंद्रपाल फुर अथवा भौर का वंशज बतलाते हैं, यानी कि कन्नौज का जो शासक था तो उसका वंशज बतलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार चंद्र राजा चंद्रपाल के परिवार की ही कोई शाखा थी। ठीक है, चंद्रपाल के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह महमूद गजनवी के 12वें भारतीय आक्रमण अर्थात 1018 में कन्नौज में शासन कर रहा था। यानी कि महमूद गजनवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। यानी कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक भारत में आक्रमण किया और इस बीच उसने 17 बार यहाँ पे आक्रमण किया था। तो जब 12वां आक्रमण कर रहा था यानी कि 1018 में, तो चंद्रपाल क्या करता था, कन्नौज में शासन कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद के कन्नौज पर आक्रमण एवं चंद्रपाल की पराजय के परिणाम स्वरूप चंद्रपाल के वंशजों ने यद्यपि राजधानी कन्नौज से हटाकर बारी परिवर्तित कर दी। ठीक है, अब जिस वक्त महमूद गजनवी ने यहाँ पर को आक्रमण किया था तो उस समय पूरे भारत में हर जगह एक भय का माहौल फैल गया था, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो क्या कर रहा था कि न जाने कितने लोगों को मार दे रहा था और सभी जगह लूटपाट करके वापस चला जा रहा था। यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का शासन तो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से सभी चीज़ें लूट कर ले जा रहा था। तो 17 बार उसने आक्रमण किया था, तो सभी जितने भी राजा थे वो सब लोग डर गए थे और अपने जो जगह थी उनकी राज्य था वहाँ से पलायन कर जा रहे थे। तो चंद्रपाल की उसमें भी यही हुआ। तो चंद्रपाल जब महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो चंद्रपाल की पराजय हुई और परिणाम स्वरूप इसने क्या करा, चंद्रपाल के वंशजों ने यहाँ से राजधानी को कन्नौज में जो उनकी राजधानी थी वहाँ से हटाकर बारी परिवर्तित कर दी, ताकि वे इस क्षेत्र पर किसी न किसी रूप पे कम से कम 1027 ईस्वी तक शासन करते रहे। ठीक है, बारी में, ठीक है, कन्नौज से तो राजधानी हटा दी, फिर बारी में उन्होंने परिवर्तित करी और फिर क्या करा, 1027 तक उन्होंने यहाँ पर को शासन करते रहे। जैसा कि त्रिलोचन पाल के 1027 ईस्वी के झूसी वाले लेख से ज्ञात होता है, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी त्रिलोचन पाल को चंद्रपाल का वंशज बताते हैं। त्रिलोचन पाल कौन था? त्रिलोचन पाल मध्यकालीन भारत का एक शासक था जिसका संबंध हिंदू शाही वंश से माना जाता है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। त्रिलोचन पाल के बारे में किस वंश से संबंधित था, हिंदू शाही वंश से संबंधित था। और महमूद गजनवी ने जब यहाँ पे भारत पर आक्रमण किया था, कर रहा था, तब वो उत्तर पश्चिमी यानी कि कहाँ पर को उत्तर पश्चिमी भारत जो अभी वर्तमान में कहाँ पर को है, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत, वहाँ पर शासन करता था। यानी कि 11वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ क्षेत्र जहाँ पर को आता है, तो वहाँ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे इसका राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो त्रिलोचन पाल को चंद्रपाल का वंशज मानते हैं। ठीक है, अतः इलियट महोदय के कथन को स्वीकार कर लेने तथा उसको अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में देखने पर सोमचंद के कुर्मांचल आगमन की तिथि, महमूद की कन्नौज आक्रमण तथा त्रिलोचन पाल के झूसी लेख, यानी कि कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ था, 1018 में, और त्रिलोचन पाल के झूसी लेख कब के हैं, 1027 के हैं। ठीक है, के मध्य के प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी कि सोमचंद कब आया था,
इन दो ईस्वी के बीच में आया था, यानी कि 1008 से 1027 के बीच में यहाँ पर आया हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। बस संभव है कि यह महत्वपूर्ण घटना चंद्रपाल के वंशजों द्वारा कन्नौज से बारी राजधानी परिवर्तित करने के साथ घटी हो। क्रुक महोदय का कथन है कि मुसलमानों से पराजित होकर दिल्ली कन्नौज के कुछ राजपूत पर्वतों की ओर शरण लेने भागे। यह भी संभवतः चंदों के पूर्वांचल आगमन की ओर संकेत करता है। ठीक है, कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जब महमूद गजनवी ने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था, तो मैंने को बताया ना कि क्या हो रहा था, सब जगह डर का माहौल फैल गया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था और सब जगह लूटपाट करके सब जगह तहस नहस करके चला जा रहा था। लेकिन इस वजह से सभी राजा लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे और वो वहाँ से पलायन कर रहे थे। और पलायन करते हुए कुछ लोग क्या कर रहे थे, उत्तर भारत की तरफ को आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो मध्य भारत है और दक्षिण भारत है, उस तरफ इसने महमूद गजनवी ने बहुत ही हाहाकार मचा रखा था, तो उत्तर भारत की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। तो माना ये जा रहा है कि वहीं से ये सोमचंद का आगमन वहीं से माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि 11वीं शताब्दी के आसपास। यह भी संभवतः चंदों के कुर्मांचल आगमन की ओर संकेत करता है, क्योंकि समसामयिक इतिहास देखने पर ज्ञात होता है कि क्रुक द्वारा वर्णित मुसलमान विजेता महमूद गजनवी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अतः इस तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोमचंद 1018 ईस्वी में महमूद के कन्नौज आक्रमण तथा चंद्रपाल और उसके वंशजों द्वारा कन्नौज से राजधानी परिवर्तित करने की घटनाओं के मध्य किसी समय कुर्मांचल आया होगा। ठीक है, ये हमारा कि कब सोमचंद यहाँ पे आया होगा, यानी कि कुल मिलाकर 11वीं शताब्दी में वो यहाँ पर को आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं का मूल स्थान। डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि अभी तक प्राप्त साक्ष्यों में से कोई भी लेख यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि चंद राजा किस निश्चित स्थान से आए होंगे। विद्वानों में इस विषय को लेकर तीव्र मतभेद है। एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदों का आदि स्थान प्रयाग के निकट झूसी बताया गया है। ठीक है, झूसी कहाँ पर है, प्रयाग के पास। वाल्टन की धारणा केवल इस विश्वास पर आधारित है कि झूसी एक लंबी अवधि तक राजपूतों का गढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि राजपूतों ने झूसी पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया है। बद्रीदत्त पांडे जी की धारणा चंदों की वंशावली पर प्राप्त एक श्लोक पर आधारित है, जिसमें चंदों की झूसी ग्राम समागत्य कहा गया है। इलियट ने चंदों का आदि स्थान झांसी लिखा है, किंतु एटकिंसन इस मत का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि वीर सिंह देव द्वारा झांसी की स्थापना चंदों के कुर्मांचल आगमन की बहुत बाद की घटना है। वीर सिंह देव कौन थे, जिन्होंने झांसी का क्या कराया था, झांसी की स्थापना कराई थी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। यानी कि वीर सिंह जो थे, वीर सिंह देव जो थे, वो बिंदेला वंश के थे। ठीक है, तो इन्होंने झांसी का निर्माण कराया, यानी कि कब कराया था, 1613 ईस्वी में करवाया था इन्होंने। ठीक है, और इनका राज्य कहाँ था, ओरछा में इनका राज्य माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी वीर सिंह देव के बारे में, जो बुंदेला वंश से संबंधित थी। चंदों के कुर्मांचल आगमन की बहुत बाद में हुई थी, यानी कि चंद जब कुर्मांचल आए थे उसके बाद, यानी कि चंद आए थे आपकी 11वीं शताब्दी में, और ये जब झांसी की स्थापना कब हुई थी, 1613 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका कथन क्या है, एटकिंसन इस मत का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि वीर सिंह देव द्वारा झांसी की स्थापना चंदों के कुर्मांचल आगमन की बहुत बात हुई थी, यानी कि 1613 में तो झांसी की स्थापना हुई। तो 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर को आक्रमण किया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में, तो तभी चंद यहाँ पर को आए थे। तो ये तो स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित हो रहा है कि झांसी की स्थापना बाद में हुई थी। उक्त विद्वानों की धारणाएं किसी ठोस, यानी कि झांसी में इनका झांसी से इनका आगमन नहीं माना जा सकता। ठीक है, उक्त विद्वानों की धारणाएं किसी ठोस ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, इसीलिए उनकी प्रमाणिकता विवादास्पद ही है। प्रचलित किंवदंतियों से ज्ञात होता है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद कन्नौज के शासक का भाई अथवा संबंधी था, जो महमूद गजनवी के समकालीन कन्नौज व प्रयाग के शासक चंद्रपाल फुर का वंशज था। ठीक है, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि जो कुमाऊं के राजा होते थे, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या कहा था कि वो क्या है, कन्नौज के जो शासक है चंद्रपाल, तो उनके वंशज हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है, वो क्या है, चंद्रपाल फुर का, कन्नौज का जो शासक था चंद्रपाल फुर, उसका वंशज है। चंद्रपाल फुर वंश के विषय में अनेक भ्रांतियां प्रचलित है। फरिश्ता ने तारीख यामिनी में फुर को महान वीर पोरस का वंशज बताया है। यानी कि महान वीर पोरस कौन थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वीर शासक, जिनका नाम साहस और आत्मसम्मान के साथ याद किया जाता है। इनका जो राज्य था, वो झेलम और चिनाब नदियों के जो बीच वाला क्षेत्र था, उस वहाँ पर इनका राज्य माना जाता है, जो वर्तमान में पंजाब का कुछ भाग आता है वहाँ पर को। तो 4वीं शताब्दी में इनका शासन माना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध एक कथा है
यानी एक कहानी प्रचलित है जिसमें एक बार इनका युद्ध हुआ था सिकंदर के संग, एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था हाइडेस पीस। ठीक है, तो वो युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, झीलम नदी के किनारे हुआ था। तो उसमें सिकंदर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वीर पोरस भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन सिकंदर की जो सेना थी उनके सामने पोरस क्या हुए, अ, थोड़े कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा वीर और इतने ज़्यादा साहसी थे कि उन्होंने डटकर सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था। अंत तक बहुत ज़्यादा हार कर भी पोरस के सामने डटे रहे, हार नहीं मानी। तो सिकंदर उनके इस व्यवहार से, इनकी इस वीरता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो और उन्होंने मतलब सिकंदर ने पोरस से जब ये पूछा कि मतलब जब इनको कैद कर लिया गया, बेड़ियों में जकड़ लिया गया, फिर भी ये डट के खड़े रहे और सामना करते रहे। तो सिकंदर जब इनसे प्रभावित हुआ तो उन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो जो ये राजा थे पोरस, तो इन्होंने बोला कि आप वैसा ही मेरे साथ व्यवहार कीजिए जो ऐसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये बहुत कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि बहुत वीर और बहुत साहसी थे। तो अभी भी बहुत आत्मसम्मान के संग बहुत सम्मान इनको दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो चंद्रपाल फुर हैं वो क्या हैं, महान वीर पोरस के वंशज हैं। ठीक है, अच्छा, जो फरिश्ता हैं, ये फरिश्ता कौन है, एक ऐतिहासिक मतलब इतिहासकार हैं। इनका पूरा नाम अगर आप नोट करना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ठीक है, उन्होंने अपनी एक ग्रंथ है उनका, तारीखी यामिनी, तो उसमें उन्होंने चंद्रपाल फुर के बारे में ये चीज़ें लिखी हैं। इलियट इस धारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि तत्कालीन राजपूतों में स्वयं को गौरवमय रूप में प्रदर्शित करने हेतु गौरवशाली पुरुषों के वंशज बताने की प्रक्रिया व्यापक रूप से फैली हुई है। यानी कि वो इलियट के कह रहे हैं कि ये बात पूरी तरह से गलत है। क्या करते थे उस समय, पहले क्या होता था कि जो राजपूत लोग होते थे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए, उच्च कोटि का दिखाने के लिए क्या करते थे, जो पहले जो के राजा आकर चले गए हैं उनका उनसे अपना नाम जोड़ लिया करते थे। तो हर मतलब यही कहते थे कि हम इस वंश के, इस वंश के हैं, जबकि ये बात पूरी तरह गलत हुआ करती थी। किस लिए करते थे कि अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि अपना सम्मान जताने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर गांगुली ने उन्हें ब्राह्मण घोषित किया है, किंतु इसमें सर्वमान्य मत डॉक्टर त्रिपाठी का है, जिन्होंने फुर को प्रतिहार वंश का लिखा है। ठीक है, अब जो डॉक्टर त्रिपाठी हैं वो क्या कह रहे हैं कि फुर जो है वो प्रतिहार वंश के। प्रतिहार वंश क्या था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो आया था कत्यूरी वंश की जो वास्तुकला के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने प्रतिहार वंश के बारे में थोड़ा सा जाना था। प्रतिहार शैली वहाँ पर को बताई गई थी। तो वही प्रतिहार शैली है जो राजपूताना शैली के अंतर्गत आती है, गुज्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर त्रिपाठी ने फुर को, यानी कि चंद्रपाल फुर को क्या बताया, प्रतिहार वंश का बताया गया है, और इन्हीं का जो मत है उसको ही सर्वमान्य मान लिया गया है। कविवर चंदन बरदाई ने प्रतिहारों, चौहानों, पवारों और सोलंकियों को साथ रखा है। ठीक है, जिन जातियों का जन्म आबू पर्वत के अग्निकुंड से माना जाता है। चंदन बरदाई कौन थे? मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें वीर गाथा काल का एक महत्वपूर्ण साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रतिहारों, चौहानों, पवारों और सोलंकियों को साथ में रखा है। तो जिन जातियों का जन्म कहाँ हुआ था, आबू पर्वत के अग्निकुंड में हुआ था। यानी कि कहा यह जाता है कि इन 4 जातियों का जन्म कहाँ पर हुआ था, एक अग्निकुंड से माना जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध कहानी है। तो ये मतलब कई हजार सालों पहले की बात है, जब क्या था, पृथ्वी पर असुरों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो असुर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जो ऋषि मुनि होते थे वहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे, तो उनको तपस्या नहीं करने देते थे। तो उनके असुरों की इस मतलब इस अभद्र व्यवहार के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ऋषि मुनि कहाँ गए, अपनी जितनी भी वो साधना वगैरह करते थे उन सबको भंग कर देते थे। तो ऋषि मुनि ने लास्ट में ये निर्णय लिया कि उनको देवताओं से मदद मांगनी चाहिए। तो देवताओं के पास मदद मांगने के लिए गए, तो ब्रह्मदेव ने उनको ये बोला कि आप लोग क्या करो, आपको एक बहुत मतलब बड़ा वो करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो तभी आप लोगों की जो मतलब ये परेशानी है ये सॉल्व हो सकती है, इसका निवारण निकल सकता है उस यज्ञ से। तो उन्होंने जगह बताई कि कहाँ पर को, आबू पर्वत, जो कहाँ पर को है अभी माउंट आबू में है, जो ये माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर को ये स्थित है। तो वहाँ पर अरावली पर्वत की अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पर को ये पर्वत है, आबू पर्वत। तो वहाँ पर को इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसे अग्निकुंड भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, अग्निकुंड भी कहा जाता है और यज्ञ कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब यज्ञ कर रहे थे तो उसमें से 4 जातियाँ
जातियों का जन्म हुआ है वहाँ पर से, ठीक है। कौन कौन सी थी वो? प्रतिहार, चौहान, पंवार और सोलंकी। तो ये 4 जातियाँ वहाँ पर से। तो इनकी उत्पत्ति के बाद मतलब ये अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई, इन 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, तो इनको अग्निकुल राजपूत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति होने के बाद फिर इन्होंने क्या करा, उन असुरों का असुरों से युद्ध किया और उनको परास्त किया। आप लोग इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में एक पॉइंट बनाकर कि आबू पर्वत के अग्निकुंड से जो जिन राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी वो कौन कौन थी? प्रतिहार, चौहान, पंवार और सोलंकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार गुज्जर की ही एक शाखा थी जो गुप्त राज्य के संगठन के समय हूणों के साथ मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे। अब हूण कौन थे इसको जान लेते हैं। हूण एक क्या थे? प्राचीन काल की एक घुमंतु योद्धा जाति मानी जाती है, जिससे मध्य एशिया से निकलकर भारत के सहित कई क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। एक घुमंतु प्रकार की एक योद्धा जाति मानी जाती है ये, ठीक है। तो हूणों के साथ मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे, ठीक है। कौन? गुज्जर, प्रतिहार गुज्जर, ठीक है। अबू जैद अल मसूदी भी इस मत को मानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त केनारसी कार्बो पंपा ने कन्नौज के नरेश महिपाल को गुज्जर राज कहा है, ठीक है। कन्नौज के एक नरेश थे महिपाल, उनको भी क्या कहा है? गुज्जर राज कहा है। कन्नौज के विजयपाल देव के मांडिक राजा मंथन देव के शिलालेख 959 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहारानच्य वाक्यांश इसी ओर इंगित करता है, ठीक है। मांडलिक मांडलिक राज्य क्या होता है? जो एक सामंत होता है, ठीक है। सामंत होता है जो एक यानी कि एक राजा के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अधीनस्थ शासक इसको कहा जाता है, या तो सामंत कहेंगे या अधीनस्थ कहेंगे, यानी कि मांडलिक करके जाना जाता था उस समय। तो मांडलिक मतलब जो मतलब एक बड़े राजा के अधीन कार्य मतलब बड़े राजा के अधीन किसी क्षेत्र में शासन किया करते थे, ठीक है। तो मंथन देव के जो शिलालेख थे 959 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहारानच्य वाक्यांश इसी ओर इंगित करता है, ठीक है। अतः उक्त विश्लेषण से यही सिद्ध होता है कि चंद राजा कन्नौज के शासकों के वंशज थे जो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय कुर्मांचल में प्रविष्ट हुए थे। द्वाराहाट के गुज्जर देव के मंदिर की प्राप्ति भी यह सिद्ध करती है कि वे प्रतिहारों के वंशज थे, ठीक है। द्वाराहाट में जो गुज्जर देव जी का मंदिर है वो भी क्या प्रमाणित करती है कि ये किसका है? प्रतिहार वंश का है, प्रतिहार गुज्जर वंश का है, ठीक है। डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार कुमाऊं में चंद्रवंशी राजपूत प्रयाग में गंगा के पार झूसी के निवासी थे। कुमाऊं में इनका मूल पुरुष सोमचंद था। सोमचंद के चंद नामांत पर ही पूरे वंशजों के नाम पर अंत में चंद या चंद्र लगाया गया। झूसी नाम का यह स्थान इलाहाबाद के फूलपुर से करीब 21-22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी में गंगा के बाईं तट पर स्थित है। इतिहास में इसे चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का अधिपति था, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ब्रह्मदेव कौन? जो कत्यूरी वंश का, जब कत्यूरी वंश का पतन हो रहा था तो ब्रह्मदेव वहाँ पर को राजा था। टनकपुर नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव मंडी उसी राजा की दीन है, ठीक है। टनकपुर और नेपाल के पास जो ब्रह्मदेव मंडी है वो इसी राजा के नाम पर है, ठीक है। कत्यूरी जो नरेश था ब्रह्मदेव इसी के नाम पर। सोमचंद ने राजोचित योग्यता, रंग रूप व उसका व्यक्तित्व देखकर कत्यूरी नरेश ने अपनी एकमात्र संतान पुत्री का उसके साथ विवाह कर उसे संस्थापित कर दिया था। यानी कि हम कल भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सोमचंद का जब हम पढ़ रहे थे कि सोमचंद कुमाऊं में कब आया, कैसे आया, तो उस वक्त ही हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी इसके बारे में पढ़ी थी कि महमूद गजनवी के टाइम पे जब उसने आक्रमण किया था तो जो राजा पलायन कर रहे थे उसमें से ही हो सकता है कि सोमचंद हों और वो यहाँ पर को आए हों और उनका एक व्यवहार वगैरह देखकर तो क्या करा, ब्रह्मदेव ने उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और उस समय क्या देते थे, जब दहेज दिया जाता था तो दहेज के रूप में यानी कि उपहार के रूप में उन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य उनके नाम कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने यानी कि सोमचंद ने अपना साम्राज्य यहाँ पर को स्थापित किया, ठीक है। कल इसी प्रकार के तथ्य हम लोगों ने पढ़े हुए थे। इस समय समूचे कुमाऊं में राजनीतिक अव्यवस्था छाई हुई थी। इसका लाभ सोमचंद जैसे योग्य राजकुमार ने उठाया था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस समय क्या हुआ था? समूचे कुमाऊं में राजनीतिक अव्यवस्था छाई हुई थी क्योंकि उस वक्त कौन था यहाँ का जो नरेश था? ब्रह्मदेव था। और ब्रह्मदेव के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत मतलब एक अयोग्य शासक था, मतलब कोई भी कार्य वगैरह करता नहीं था, लेकिन हमेशा लूट वूट किया करता था, अपनी प्रजा को परेशान किया करता था, युद्ध वगैरह मतलब नहीं करता था और मतलब कलह करता था। एक अयोग्य शासक के रूप में इसकी छवि बनी हुई थी। तो इसीलिए वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इसका लाभ सोमचंद जैसे योग्य राजकुमार ने उठाया और अपने को शासक घोषित कर दिया। चूँकि वह 1019 से 20 ईस्वी में झूसी
से इस क्षेत्र में आया था, इसीलिए कुमाऊं में उसके द्वारा स्थापित चंद्रवंशी की स्थापना का समय 1020 से 1025 के मध्य मानी जानी चाहिए। सुविधा के लिए हम सोमचंद्र द्वारा चंद्रवंश की स्थापना का समय 1025 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या माना गया है, चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी, 1025 में मानी गई थी, जब महमूद गजनवी यहाँ पर को आया हुआ था, भारत में आया हुआ था। यही समय कत्यूरियों के पतन का भी था। उस समय जब उस वंश के राजकुमार कत्यूर छोड़कर मनकोट, अस्कोट, डोटी, लखनपुर, बैराट व मानीला सल्ट की ओर चल पड़े थे। सोमचंद्र से त्रिलोक चंद्र तक की राजवंश सोमचंद्र से त्रिलोक चंद्र तक चंद्रवंशी राजाओं का विवरण। अब हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, चंद्रवंशी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं में कत्यूरी राज्य के अवसान पर चंद्रवंश की स्थापना हुई, यानी अवसान यानी कि जब समाप्त हो गया, कत्यूरी वंश की जो समाप्ति का जो समय चल रहा था, उस समय चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। सोमचंद्र शिव का उपासक था। उसने चंपावती देवी के नाम पर चंपावत को राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। चंपावत हमारा शहर है, वो किसके नाम पर है, चंपावती देवी के नाम पर उसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो जो चंपावती देवी थी वो एक प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी, और ये भगवान की बहुत बड़ी मतलब भक्त थी। तो बहुत पूजा पाठ वगैरह करती थी और बहुत सुंदर थी, बहुत मतलब व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। एक पवित्र स्त्री थी और धर्मपरायण थी। अपनी पूजा पाठ में बहुत लीनता से पूजा पाठ किया करती थी, मतलब बहुत मन से पूजा पाठ किया करती थी। और एक बार क्या हुआ, मतलब वो क्या करती थी, गुप्त रूप से एक ऋषि का आश्रम था वहाँ पर को, तो ऋषि के आश्रम में जाकर वो पूजा पाठ किया करती थी, ध्यान वगैरह किया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो चंपावती के जो पिता थे, मतलब जो राजा थे, उनको अपनी बेटी पर शक हुआ कि आखिर ये रोज जाती कहाँ पर को है। तो एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया, और उनके व्यवहार को देखकर तो वो राजा जो थे वो अपनी पुत्री के पीछे पीछे गए। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि वो एक ऋषि की कुटिया के अंदर जा रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्से में जैसे ही वो कमरे के मतलब उस कुटिया के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, तो चंपावती जो थी वो वहाँ से अदृश्य हो गई, और उसके बाद कभी भी लौट कर नहीं आई। तो जैसी वो अदृश्य हुई, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, और उसमें ये कहा गया कि मतलब तुमने अपनी पुत्री मतलब पवित्र तुम्हारी जो पुत्री थी वो एक पवित्र आत्मा थी, और ईश्वर की आराधना वगैरह किया करती थी, और तुमने उस सच्ची स्त्री पर एक जो ईश्वर की जो भक्त है और एक पवित्र स्त्री थी, तो उस पर तुमने शक किया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मतलब बहुत बड़ा पाप है, और अब वो कभी भी मतलब वापस लौट कर नहीं आएगी। तो ये मतलब आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पछतावा हुआ। तो अपने पछतावे मतलब इस गलती को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पर को एक मंदिर का निर्माण किया, जो चंपावती देवी का मंदिर कहलाता है। और ये एक लोक कथा है, यहाँ पर को चंपावती देवी को एक कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो क्या किया, सोमचंद्र शिव का उपासक था, उसने चंपावती देवी के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। इस समय समूची काली कुमाऊं में अनेक खस, नाग, द्रविड़, मेद, चांडाल आदि ठकुरातियों का राज्य था। ये समूचे राजा दो धड़ों में विभक्त थे, यानी कि समूचे राजा क्या थे, दो धड़ों में, यानी कि अलग अलग भागों में विभक्त थे। उनके दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, उनके मुखिया मेहरा और फरतियाल थे। कोली डेक में कोली राज्य करते थे। सोमचंद ने सर्वप्रथम 4 किलेदार नियुक्त किए। ये थे कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। ठीक है, इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। ये मूलतः नेपाल के निवासी थे। कहाँ के थे ये, नेपाल के निवासी थे। ये किलों में रहते थे, और इन्हें चाराल कहा जाता था। चाराल यानी कि जैसे चंद्र राजाओं ने अपनी क्या किया था, अपने राज्य को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 4 भागों में बांटा था। ठीक है, और वहाँ पर को किलों का निर्माण किया था, और उन किलों की देख रेख के लिए कौन थे, 4 किलेदार थे। तो उसे क्या कहा जाता था, चाराल कहा जाता था। यानी कि 4 आल का मतलब है कि चाराल, यानी कि स्थानीय भाषा में उसे चाराल कहा जाता था। सोमवंश के सर्वप्रथम दोणकोट के रावत राजा को परास्त किया। मेहरा फरतियालों को उसने मंत्री व सेनापति बनाया। ठीक है, किसने, सोमचंद्र ने। मेहरा लोग कटोलगढ़ व फरतियाल डुंगरी में रहते थे। डुंगरी भी सुई के किले के पास था। राज्य की सारी रणनीति इन्हीं दो धड़ों के हाथों में थी। यही नहीं, उनके जन सामान्य की श्रद्धा व राजभक्ति अर्जित करने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया। कुछ योग्य और विद्वान ब्राह्मणों के अलावा राजकोली, बखरिया, विश्वकर्मा, तमोटा, बाजदार व बजनिया राजबुंगा के आसपास बसाए, ताकि उनकी सहायता से अच्छा राजकाज चल सके। उन्होंने और क्या किया था, ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की भी नियुक्ति की थी। ये क्या करते थे, अपने गाँवों में पुलिस का कार्य करते थे और लगान वसूल कर राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमचंद्र एक छोटा सा मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा मैंने आपको बताया ना
मांडलिक राजा क्या होता है, एक सामंत होता है, एक अधीनस्थ राजा होता है, जो मतलब शासक होता है, जो एक बड़े राजा के अधीन रहकर कार्य करता है, यानी कि उनको एक क्षेत्र दिया जाता है और उस क्षेत्र में वो लोग अपना शासन करते हैं, ठीक है, वहीं के राजा कहलाते हैं। और डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है, यानी कि डोटी के राजा के अंतर्गत अधीन ये काम करता था। डोटी के ये राजा मल्लवंशी थे और रैका राजा या राई राजा कहलाते थे। सोमचंद के समय संभवतः अन्य मल्ल अथवा जयदेव मल्ल डोटी का राजा था। इस मल्ल वंश के प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा था। चंपावत नाम भी इसी का अन्य रूप है। चंपावती नदी भी इसी का पर्याय नाम है। उसने ध्यानीरो, चौमासी, सालम व रंगौर पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार किया। वह बड़ा धर्मात्मा, संयमी और नीति कुशल पुरुष था, ठीक है। डॉक्टर के पी नौटियाल के अनुसार उसने संभवतः जागेश्वर में भी कुछ मंदिर बनवाए थे। उनसे लगभग 1045-46 तक राज्य किया था, ठीक है उसने। जो चंपावती थी वो किसकी पुत्री थी? वामदेव की, ठीक है। ये कहाँ का? नेपाल का राजा था, डोटी का। सोमचंद के पश्चात उसकी कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसने लगभग 20 वर्षों तक राज्य किया। उसने चंद राज्य को यथार्थ बनाए रखा, ठीक है, यथावत बनाए रखा जैसा कि पहले था। उसके बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। उसने 1066 से लेकर 1084 तक राज्य किया। पूर्णचंद के बाद उसका पुत्र इंद्रचंद गद्दी पर बैठा। एटकिंसन महोदय के अनुसार उसने अपनी यहाँ रेशम उत्पादन व उसमें रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किया, ठीक है। किसने किया था? ये इंद्रचंद ने, ठीक है। इंद्रचंद ने क्या किया था? यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए देश के मैदानी भागों से पट्टवाइयों यानी कि रेशम के बुनकरों की श्रेणियों को लाया गया, जिन्होंने श्रेणीबद्ध होकर रेशमी वस्त्र बनाए और उनका यत्र तत्र निर्यात किया। इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध साधा गया, ठीक है। नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाया गया। रेशम की यानी कि वहाँ पर चीन में इसका व्यापार किया जाता था। रेशम के उत्पादन व व्यापार से इसने चंद राज्य की श्री में वृद्धि की, यानी कि वहाँ पर की इस जो रेशम का इसने कार्य प्रारंभ किया था इंद्रचंद ने, उससे इसने काफ़ी धन संपदा और वैभव इकट्ठा करी। आगे बढ़ते हैं। इंद्रचंद के बाद संसारचंद सिंहासनारूढ़ हुआ। उसके बाद क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद व वीणाचंद सिंहासन पर बैठे। इसके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई, ठीक है। इनके समय में वीणाचंद को एक विलासी राजा बताया गया। विलासी राजा यानी कि मतलब किसी भी मतलब एक अयोग्य शासक था। इसके आसपास के खस राजाओं को सिर उठाने का मौका मिला, यानी कि एक विलासी राजा था, भोग विलास में डूबा रहता था, अपनी प्रजा के ऊपर कोई ध्यान नहीं था इसका। मतलब एक राजा होने के नाते कोई भी कार्य एक तरीके से नहीं करता था। तो इसका फायदा किसने उठाया था? खस राजाओं ने इसका फायदा उठाया। खस राजा डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है। 1191 ईस्वी के पश्चात यहाँ डोटी यानी कि नेपाल के चल्ल नामंत वाले राजाओं द्वारा राज्य करने के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल्य देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। यानी कि क्राचल्य देव क्या है? कहीं पर को इसको गढ़वाल का नरेश बताया जाता है, तो कहीं पर को इसको नेपाल का नरेश बताया जाता है, डोटी का नरेश बताया जाता है। तो यहाँ पर से कितने मांडलिक राजाओं के बारे में लिखा गया है? 10 हैं। तो इनके नाम क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। याहड़देव, श्री याहड़देव मांडलिक, श्री चंद्रदेव मांडलिक, श्री राउतराज, श्री अनिलादित्य राउतराज, श्री विनय चंद मांडलिक, श्री विद्याचंद मांडलिक, श्री जय सिंह मांडलिक, श्री जीहल देव मांडलिक, श्री बल्लाल देव मांडलिक, श्री मूस देव मांडलिक, ठीक है। उपरोक्त सूची में कम से कम 3 चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख है। 3 चंद्रवंशी मांडलिक कौन कौन से हैं? एक तो श्री चंद्रदेव मांडलिक है, श्री विनय चंद्र मांडलिक है और श्री विद्याचंद मांडलिक है, ठीक है। ये चंद्र हैं, बाकी सब क्या है? बाकी सब खस राजा प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये मांडलिक राजा एक प्रकार से सामंत होते थे, जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सामंत होते थे, किसी बड़े राजा के अधीन कार्य करते थे। अधिपति अधिकांशतः नेपाल स्थित डोटी राज्य के होते थे, जो कुमाऊं को विजित कर यहाँ अपने अनेक मांडलिक राजाओं को नियुक्त करते थे। बास्ते यानी कि पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में मोहन थापा के अलावा अन्य मांडलिकों का भी उल्लेख है, जिनका अधिपति शक्तिबम था, जिसका मूल नेपाल था, यानी कि मूल का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। उसके पूर्व आसल देव व सुहर देव राजा रह चुके थे। अतः वीणा चंद की अंतिम तिथि 1175 ईस्वी से 1223 ईस्वी के मात्र 48 वर्षों के अंतराल में ही चंदों की 3 शाखाएं क्राचल्य देव के अधीन शासन करती थी, ठीक है।
कहाँ करा जाए, ये डोटी करा जाए। और इसके अंतर्गत कितनी 3 चंद शाखाएं इसके अधीन शासन करती थी। जैसे प्रतीत होता है कि जिन खसों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था वे उनसे पराजित हो गए थे। चंद्रवंश की मुख्य शाखा श्री चंद्रदेव के नेतृत्व में आगे बढ़ी और शेष 2 शाखाएं उससे संबंधियों की प्रतीत होती हैं। उसका विरुद्ध देव कत्यूरी राजाओं की परंपरा पर आधारित है। ठीक है, तो आज तक के लिए हम लोगों ने यहाँ पर तक का पढ़ा है। कल को हम इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।